नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉक एलन मार्केट्स का। दोस्तों, आशा कर रहे हैं फेस टू फेस के हमारे सीरीज के अंदर में आपको बहुत अच्छा लग रहा है एंड यू आर लर्निंग अ लॉट। द फीडबैक विच आई एम गेटिंग फ्रॉम पीपल is incredible, and really this series has added lot of knowledge and wisdom in life of people. And now that there are more and more people coming into the stock market directly, I think these videos a perfect stepping stone for people to learn the whole art and science behind financial market. इस फेस टू फेस सीरीज की खास बात ये है दोस्तों, जो स्पीकर्स आते हैं, जो एक्सपर्ट्स आते हैं, वो अपनी बात दिल खोल के करते हैं। और शायद मेरी भी ये खास बात है कि मैं उनसे जितना प्यार से निकलवा पाता हूँ मैं निकलवा लेता हूँ, एंड दे आर वेरी काइंड इनफ to give their best output to me. So I really want to thank all of them. We will be almost recording 50 face-to-face videos now, and these 50 videos have been great source of learning and inspiration for me. So I thought when I completed these almost 50 videos, मुझे लगा कि क्यों ना कुछ लोगों को वापस बुलाया जाए और कुछ अनसुनी बातें, कुछ जो बातें इनकम्प्लीट रह गई, कुछ और मेरे क्वेश्चंस मेरे माइंड में हैं, उनको वापस से उनको सामने प्रेजेंट किया जाए, एंड दे कैन बिकम स्पीकर वंस मोर. So I discussed with few of them, and in fact all of them literally agreed कि हाँ चलिए फिर से करते हैं, हमें बहुत मजा आया था. But one gentleman, I really loved the way he communicated with all of us in terms of philosophies of life, in terms of how you as an individual, as a person, will build yourself over a longer period of time as a successful market practitioner. And he touched the softer aspect of life very well. तो मुझे लगा कि उनसे फिलोसॉफिकल बातें तो की हमने, और मार्केट में कई सही तरीका मार्केट में डील करने का हमने सीखा। बट आज एक और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हम उनसे हार्डर एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केट समझते हैं, विच इज एग्जैक्टली क्या टेक्निक यूज करना है मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में मेरे साथ है मेरे मित्र मिस्टर कुणाल सरावगी जी। कैसे विवेक? All well. Your smile is so contagious. Anyone who will see your smile will smile. Lovely smile you have. First of all, thank you so much, Vivek, for having me again. And I think it's a privilege to be on your face-to-face webinar one more time. I think most people just get a chance to be here only once. So I'm privileged in that sense, and thank you so much for having me again. और एक चीज जो आपने बोली मुझे बहुत पसंद आई विवेक जी, कि आप जो नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, जिस सेल्फलेसली कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज रियली रिमार्केबल. एंड आई गैदर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम वेरेवर आई गो, हुएवर आई मीट, and people really simply love your face to face. and आपका ये जो benign style है जिससे कि आप लोगों से उनके मन की बातें निकाल लेते हैं, ये वाकई में गिफ्ट है आपके लिए. You are very humble, you are very sweet with me, but हाँ effort है चालू, and yes, overall I also feel proud about this. The whole team has done good job in giving the right education at the most affordable cost, which is zero cost to everyone. So कुणाल जी, last time आपसे बात हुई थी मार्च में, and Right. we released that video almost on 7th or 8th of March. Friends, I'm giving you the link of the video. अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आप देखिएगा, बिकॉज उसमें कुणाल जी ने फिलोसॉफिकली बहुत अच्छा से हमको प्रिपेयर किया मेंटली मार्केट में आने के लिए. एंड उस समय आप कलकत्ता आए थे, सो इट वाज माय प्रिविलेज कि ऑफिस में रह के हम रिकॉर्ड कर पा रहे थे, बट वो एक जमाना कुछ और था. Right. ठीक बात है विवेक जी. इनफैक्ट आप आज जब मैं इस वेबिनार के लिए जुड़ने वाला था तो द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माय माइंड वाज कि कितना अच्छा टाइम था, हम बड़ी आसानी से प्लेन में जाया आया करते थे. नाउ वी आर ऑल लॉक्ड अप. So the world has changed in the last 3 months, Vivek ji, for all of us. Yeah, it has been quite a devastation. But I hope things recover very fast और हम लोग सब अपनी निजी जीवन में वापस से रेगुलर हो जाएं. बट स्टॉक मार्केट के लिए तो कुछ डिवास्टेशन नहीं हुआ सर. स्टॉक मार्केट तो गजब, मार्केट में नए लोग भी आ गए, मार्केट का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया है, और मार्केट नया हाई, सब कुछ अजीब सा हो रहा है मार्केट के अंदर में. कुछ लोग बिलीव कर पा रहे हैं और बहुत बहुत लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं.
तो मुझे लगा इसके क्वेश्चन का आंसर तो कुणाल जी देंगे कि चल क्या रहा है मार्केट के अंदर में। बट बिफोर दैट, यू नो, आई वांट यू टू यू आई हैव अ थॉट दैट कुणाल जी, मार्केट में बहुत लोग आए हैं लास्ट 3-4 महीने में, और ये वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, ट्रेड फ्रॉम होम, इन्वेस्ट फ्रॉम होम, all these have led to a massive upsurge of new generation or new guys. मैं चाहूंगा कुणाल जी आप थोड़ा उनको सही डायरेक्शन दें कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्टॉक मार्केट में बेसिक टेक्निक से कैसे की जा सकती है। I think you are the best person who can give this advice. I'll try and start off with my own experience as a trader, as an Wow. investor. I think there's a very small, there's a very fine line that divides a trader from an investor. हम ये दोनों जो terms हैं interchangeably यूज करते रहते हैं कि भाई आप ट्रेडर हैं और आप इन्वेस्टर भी हैं, लेकिन इनके बीच में एक मामूली सा फर्क होता है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई इन्वेस्टमेंट इज मोर पैसिव एंड ट्रेडिंग इज अ मोर एक्टिव परस्यूट, जहां पर कि आप फुली ऑक्यूपाइड रहते हैं और पूरे समय उसको देखते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट एज अपोज टू ट्रेडिंग आई थिंक इज मोर पैसिव, जहां पर आप स्टॉक खरीदते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं लेकर। मैंने ऐसा किया है कि भूलते तो नहीं है, बट मतलब कम से कम उसको उस तरह से रोजाना हर मिनट नहीं ताकते रहते जैसे कि हम अपने ट्रेड्स को आमतौर पर ताकते हैं। तो देखिए मैंने आई बीन फॉर्चुनेट टू हैव डन बोथ विद रीजनेबल सक्सेस। आई स्टार्टेड आउट एज अ ट्रेडर, बट देन वेरी अर्ली ऑन इन माय करियर आई रियलाइज कि भाई देखिए असली पैसा तो इन्वेस्टर कमाते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी कि भाई जो इन्वेस्टिंग में पैसा है, जो मजा है, जो सुकून है, जो पीस ऑफ माइंड है, वो ट्रेडिंग में नहीं मिलती। ट्रेडिंग में आपको रोज लड़ाई लड़नी पड़ती है, रोज का संघर्ष है, एंड इट इज अ वेरी वेरी कहें कि इट्स अ ब्लडी गेम, जहां पर के मतलब आपको खून बहाना पड़ता है तभी आपको कुछ उसमें सफलता मिलती है। Investing as opposed to trading, I think is slightly more easier to achieve success in. स्पेशली अगर आप सही समय पर ट्रेड कर रहे हो। जैसे कि अब देखिए जो इंडियन मार्केट का अगर आप लैंडस्केप देखें तो फॉर्चुनेटली जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी वो एक वक्त था जब बाजार में एक नई तेजी बन रही थी, एंड वी वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ मार्केट्स फंक्शन, एंड टेक्निकल्स उस समय बहुत सारे लोग नहीं देखते थे। आज भी टेक्निकल्स विवेक जी इतना प्रोलिफरेशन होने के बावजूद, आई बीन अ ट्रेनर इन टेक्निकल्स फॉर ऑलमोस्ट 15 years नाउ, बट मैं आपको ये कह सकता हूं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए टेक्निकल्स यूज करते हैं। मोस्टली जनरल बिलीफ है वो ये है कि टेक्निकल्स इज समथिंग व्हिच इज रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मस्ट नेसेसरली कम आउट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। और मैंने अपने करियर में जो भी कुछ मैंने अचीव किया है, जो भी मैं थोड़ा बहुत अपना फंड मैनेज करता हूँ, उसमें देखिए आई मोस्ट ऑफ माय ट्रेडिंग डिसीजंस, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आई कैन से विद अ कंप्लीट क्लीन कॉन्शियंस, वो सारे के सारे जो डिसीजंस हैं have been rooted in technical analysis. I've entered using technicals, I've exited using technicals, and I think technical works very very well for long term. तो ये जो एक मिथ है कि टेक्निकल्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए बनाई गई है, इंट्राडे ट्रेडर्स को देखना चाहिए, और इसमें भी देखिए एक बहुत बड़ी, आज आपका मंच है तो मैं ये विवेक जी आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने रख दूं कि भी देखिए कई बार क्या होता है कि सौतेला सा व्यवहार टेक्निकल एनालिसिस के साथ होता रहा है। मतलब जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है तो फंडामेंटल एनालिस्ट तो क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं शायद, और बहुत वेटी टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, और फंड मैनेजर्स भी मोस्टली फंड मैनेजर्स भी फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, तो उस वजह से क्या है कि दे हैव अ स्लाइटली दे आर ऑन अ हायर पेडेस्टल एज कंपेयर टू टेक्निकल एनालिस्ट, और ये चीज हमेशा मुझे चुभती रहती है। तो मुझे लगता था कि भाई टेक्निकल एनालिसिस से भी जरूर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जा सकती होगी, और यही देखिए मेरी लाइफ की स्टोरी रही है। आई बीन एन इन्वेस्टर फॉर माय ओन अकाउंट फॉर ओवर 18-19 years नाउ, जिसमें कि 15 साल से मैं फुल टाइम ये काम कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि अच्छी खासी सक्सेस हमें मिली है। तो मेरी कोशिश अब ये है विवेक जी, जो मैं बाकी चीजें भी कर रहा हूं उसके पीछे भी मकसद केवल इतना है, और वो आपकी जो ट्रैजेक्टरी है उससे बहुत मेल खाता है कि जो कुछ हमने अचीव किया है या जो कुछ हमने सीखा है, और सीखा बहुत गलतियां करके, मतलब अगर आप सोचें कि भाई सीधे सीधे जाकर के कभी किसी को कुछ मिला हो तो ऐसा नहीं होता, बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो मैंने अपनी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करियर में बहुत ठोकरें खाई, लेकिन जो भी उसका संचित ज्ञान है, जो भी कुछ मुझे लगता है कि बहुत इजीली रेडिली लोगों को हम बता सकते हैं। और एक चीज और इसमें यह है कि अगर यही चीज हमें किसी ने बता दी होती तो विवेक जी बहुत अच्छा रहता एट दैट पॉइंट इन टाइम। नाउ ऑफ कोर्स देयर आर मीडिया, जैसे कि अब देखिए ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है जिसके जरिए अलग अलग देश भर के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपनी आप बीती लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और फर्स्ट हैंड नॉलेज लोगों को मिल रहा है। तो दिस इज अ ट्रेमेंडस थिंग दैट यू आर डूइंग,
एंड आई थिंक दैट मेरे अपनी लाइफ की स्टोरी ये रही है विवेक जी कि आई स्टार्टेड आउट इन इन्वेस्टिंग, और मैंने सबसे पहला जो मैंने काम किया, जो मैं बाकी इन्वेस्टर्स को भी बताना चाहता हूँ, आपने कहा कि मैं हार्ड चीजें आज आपसे पूछूंगा, तो सुन के मुझे थोड़ा डर लग रहा था शुरू में, बट नाउ आई नो। तो देखिए, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लोग चार्ट्स गलत देखते हैं। देखिए, आमतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मीन्स दैट योर पर्सपेक्टिव मस्ट बी लॉन्ग टर्म। सो इफ आई एम एन इन्वेस्टर, आई एम लुकिंग एट द मंथली चार्ट्स मोस्टली। तो मंथली चार्ट्स जो होते हैं उसमें एक कैंडल एक महीने के बराबर होती है, एक डॉट अगले महीने के अंत में लगता है। तो वो जो चार्ट्स हैं, दोज आर मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट टाइम्स ऑफ ओवर अ ईयर, विच इज टिपिकली माई होराइजन व्हेन आई एम एन इन्वेस्टर। तो अगर आपको लगता है नहीं साल भर तो बहुत ज्यादा है, मेरा इरादा इतना लंबा रखने का नहीं है, और आप मीडियम टर्म ट्रेडर हैं, तो आप वीकली चार्ट्स देख करके भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन आई फॉर वन हैव बीन यूजिंग मंथली चार्ट्स टू डू इट। बहुत कम लोग हैं जो मंथली चार्ट्स देखते हैं। आमतौर पर तो लोग 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट से बाहर नहीं आ पाते, लेकिन वे लुकिंग एट द मंथली चार्ट्स हियर टू मेक लॉन्गर टर्म डिसीजंस। टेक्निकल एनालिसिस रिमेन्स द सेम। जो एनालिसिस है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज हैं, वो सब वही की वही हैं। बेसिक फिलॉसफी, डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ दैट वर्क्स अक्रॉस टाइम फ्रेम्स। लेकिन जो टाइम फ्रेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो मंथली चार्ट देख करके अपने फैसले करें। दूसरा, देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है, दैट इज कि आप अपने पैसे को स्प्रेड कैसे कर रहे हैं। कि आप एक ही शेयर में बहुत ज्यादा पैसा डालते हैं या अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो मेरी अपनी निजी फिलॉसफी रही है, एंड इट हैज वर्क क्वाइट वेल फॉर मी, इज दैट आई हैव ऑलवेज हैड अ हाइपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो as opposed to hyper concentrated portfolios that most long term investors have. तो अगर आप किसी बड़े फंड एनालिस्ट से बात करेंगे तो बताएंगे भाई मेरे पास 5 शेयर्स हैं, मुझे यही पसंद आते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हमारी पसंद नापसंद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ट का स्ट्रक्चर और उसका मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अपने पैसे को बांट करके चलते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स एट एनी पॉइंट इन टाइम होते हैं और सभी के स्ट्रक्चर्स मुझे अच्छे लग रहे होते हैं। इसमें से देखिए, कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं करते हैं। जो परफॉर्म नहीं करते हैं उसमें हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं, और क्योंकि हम सभी में बराबर एलोकेशन करते हैं तो जो स्टॉक हमारा नहीं चलता है उसमें हमें एक छोटी सी चोट लगती है, उसको हम सहन कर लेते हैं और हम उस स्टॉक से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो स्टॉक हमारा परफॉर्म करने लगता है उसमें जब तक वो ट्रेंड कायम रहता है तब तक हम उसको होल्ड करते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे पोर्टफोलियो में वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरवेट हो जाता है। और इसमें बैलेंसिंग जो है वो हमने खुद नहीं किया, इट इज नेचुरली अटेन्ड बिकॉज द स्टॉक दैट इज परफॉर्मिंग is actually getting more weight on our portfolio. So this happens naturally. तो देखिए, चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नारा बुलंद किया था और एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। तो यहाँ पर देखिए वही नेचुरल सिलेक्शन का फिलॉसफी है कि आइडिया वही है कि भाई अगर स्टॉक परफॉर्म करेगा तो हमारे पोर्टफोलियो में रहेगा, परफॉर्म नहीं करेगा तो हमें एक छोटा सा नुकसान होगा, वो हम बर्दाश्त करेंगे, निकल जाएंगे। जब देखिए कोई हमारा एक स्टॉक बहुत बड़ा हो जाता है तब आप देखते हैं कि उसका एक दिन का मूव इतना बड़ा हो जाता है जितना हमने उसमें असल में पैसा लगाया था। तो अगर आप देखते हैं कि जब वो, दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग व्हिच एवरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बेनिफिट्स फ्रॉम, एंड दैट आई थिंक इज द रियल थिंग। तो देखिए, हमारा अभी तो इन्वेस्टिंग करियर बहुत छोटा सा है और जो समय कालखंड हम लोगों ने देखा है दैट इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, बट आई थिंक दिस फिलॉसफी, द थिंग दैट गिव्स मी कंफर्ट एंड सॉलेस इज दैट कि देखिए हमने 2008 की मंदी भी देखी, हमने अभी ये जो भयावह फॉल आपने देखा which has wiped out a lot of people, we've seen that also, but our models have really survived this. तो मुझे लगता है कि देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक बहुत बड़ी तकलीफ हमारी पूरी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की ये है कि देखिए बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है लोगों को ओवर कॉम्प्लिकेट करके चीजों को। तो आप देखते हैं कि जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस झोंक दिए जाते हैं और उसकी वजह से जो एक आम आदमी किनारे पर खड़ा होकर देखता है उसको लगता है ये तो बहुत ही कुछ कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसी जार्गन बोली जा रही है जो मुझे तो समझ नहीं आ रही, तो शायद ये मेरे बस की चीज नहीं है, मुझे आई शुड गो टू प्रॉब्ली अ प्रोफेशनल। बट आई थिंक इट इज DIY, डू इट योरसेल्फ एनालिसिस है, ये बहुत आसान होता है और आप सिंपली अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस कंबाइंड विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग इन टेक्निकल्स अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो you can create wonders for yourself. Great, Kunal ji.
आपका फिलॉसफी मार्केट का और आपका स्टाइल तो डेफिनेटली हमने आपका फर्स्ट वीडियो में देख ही लिया था और बहुत यूनिक लग रहा है मुझे। तो थोड़ा अगर आप ना चार्ट में भी दिखा दें और आप कैसे एक्चुअली वो वर्क करते हैं, अगर इसका भी एक बिल्कुल पर्सपेक्टिव मिल जाए तो मजा आ जाए। तो लेट मी जस्ट मेक यू द प्रेजेंटर। या मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया है जी। और मैं बीच बीच में अपना वीडियो बंद करता रहूंगा। कुणाल जी डोंट वरी, मैं आपको पीछे से आवाज देता रहूंगा ताकि आपको रहे कि मैं हूं, क्योंकि इंटरनेट कई बार डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देता है। या तो बिल्कुल द प्लेग्राउंड इज ऑल योर्स सर, दिखाइए। राइट। यू कैन सी हियर, आई थिंक यू कैन सी द चार्ट्स। और या जैसे मैं अभी बता रहा था कि देखिए अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो यू हम्म शुड मूव अवे फ्रॉम शॉर्ट टर्म चार्ट्स टू मोर लॉन्ग टर्म चार्ट्स। तो ये हम्म लंबी अवधि का चार्ट है और ये स्टॉक है आयशर मोटर्स, और हम्म जिसका चार्ट हम देख रहे हैं। लेकिन देखिए ये केवल मंथली चार्ट आपको दिखाने का मेरा उद्देश्य है। मैं अब आपको बताऊंगा कि स्टॉक सिलेक्शन मैं टिपिकली कैसे करता हूँ। और एक हम्म एग्जांपल है कैसे स्टॉक का मैं लेता हूँ, जिस पर कि देखिए मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा पैसा जिस स्टॉक से कमाया है, दैट इज हम्म बॉश लिमिटेड, जिसका एक जमाने में नाम माइको होता था। एंड दिस वाज द हम्म सबसे ज्यादा पैसा तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ इस स्टॉक से मुझे इसलिए लगाव है क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट और वन ऑफ द फर्स्ट एमएनसी स्टॉक्स दैट आई एवर बॉट। So, हम्म and then of course, most of the money that I've made through investing has been out of MNC stocks. तो मुझे हम्म बॉश से विशेष लगाव है। तो आइए चार्ट देखते हैं। और अब ये वापस से चलने लगा है, बट दिस इज द टाइम नाउ। आई डोंट ओन द स्टॉक, तो मैं पहले ही ओके आपको बता दूं कि जमाने में मेरे ओके पास ये शेयर होता था, मैंने एग्जिट कर दिया। तो ये हम्म इसका चार्ट है 2003-4 से। अगर आप हम्म देखें तो द फर्स्ट स्टॉक, इंसिडेंटली मैं ये भी बता दूं कि विवेक हम्म जी, द फर्स्ट स्टॉक दैट आई एवर बॉट, क्या आपको याद है विवेक जी व्हाट वाज द फर्स्ट स्टॉक यू बॉट? ओ नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है। याद नहीं? अच्छा देखिए, नहीं। मैंने जो पहला शेयर खरीदा था उसका नाम था बॉश एंड लॉन्ग, और हाँ। वो भी कंपनी थी, बाद में उसका नाम बदल के रिवेंस हो गया। और हाँ। वो स्टॉक जो है मैंने 38 रुपए के भाव पे खरीदा था। दिस वाज द फर्स्ट एवर स्टॉक मार्केट परचेज दैट आई मेड, एंड आई हम्म कंसल्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माय मदर बिफोर आई मेड दैट इन्वेस्टमेंट। एंड हम्म आई रिमेम्बर कि खरीदने के तुरंत बाद मुझे अगले दिन कोई 850-900 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। तो हम्म मतलब मुझे जो खुशी उस समय महसूस हुई, दैट वाज, वो वैसी खुशी शेयर खरीद के फिर उसके बाद कभी हुई नहीं विवेक जी। हम्म हम्म तो अच्छा, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज द चार्ट फॉर बॉश लिमिटेड। और हम्म जो चीज मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ अबाउट लॉन्गर टर्म इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, देखिए अगर इस स्टॉक को आप गौर से देखें तो देखिए देयर वाज दिस ह्यूज पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। दिस स्टॉक यूज्ड टू बी कॉल्ड माइको, इट्स अ ट्रेमेंडस कंपनी, और या इसका मोनोपोली बिजनेस है। एक चीज जो मैं यहाँ सभी दर्शकों के बेनिफिट के लिए कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं फंडामेंटल की डेप्थ में नहीं जाता, लेकिन हम्म मैं इतना जरूर इंश्योर करता हूं कि जिस कंपनी में मेरा निवेश है उसका हम्म जनरल फंडामेंटल ठीक ठाक है। मतलब वो देखिए, और ये पता लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप हल्का हम्म फुल्का सा भी अपना खुद का एनालिसिस करेंगे तो यूड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी हम्म फ्लाई बाय नाइट नहीं है। अब देखिए इसका जो स्पार्क प्लग है वो हम हम्म सभी लोगों ने कभी ना कभी अपने लाइफ में देखा है, इसके बिना कोई स्कूटर चलता नहीं था। और हम्म ये जो इग्निशन टेक्नोलॉजी है, इसमें ये मोनोपोली बिजनेस है, ये तो देखिए हम सब जानते हैं। तो यू नो इट्स अ गुड कंपनी, इट्स एन एमएनसी कंपनी, इट्स गॉट वेरी गुड फंडामेंटल्स। एंड दिस हम्म इज ईयर 2003। और 2003 में ये लगभग 800 रुपए के आसपास चलता था जब मैंने खरीदा था। ये मेरे ख्याल थोड़ा लेट हुआ होगा। सो अराउंड 800 रुपीज आई बॉट इट। दिस इज एन, देखिए उस समय भाव 8,000 था, इसका बाद में एक स्प्लिट हो गया। तो आपको ओके। ये जो प्राइस यहाँ 13,000 का दिख रहा है, ये दिस हम्म इज स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस। लेकिन ये प्री स्प्लिट अगर आप जब मैंने लिया था उस समय देखेंगे तो उस समय इसका भाव कोई 8-1 हजार रुपए का होता था। और ओके। उसके बाद ये स्टॉक एक तरफा चला कई सालों तक, एंड दिस वाज वेरी गुड पीरियड इन द मार्केट ऑल्सो। बाजार में भी बहुत बड़ी तेजी थी, माइको में भी तेजी रही। और हम्म उसके बाद इट इट वेंट अप टू दिस लेवल। सो यहाँ पर आकर के अगर आप इसको बेसिक चार्टिंग रूल्स के हिसाब से देखते हैं, हम और कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, वी नॉट यूजिंग एन इंडिकेटर, वी नॉट यूजिंग एन एल्गो सिस्टम, इट इज प्लेन हम्म वनीला सिंपल चार्ट एनालिसिस। तो आप देखते हैं हम्म कि इट वाज फॉर्मिंग हायर बॉटम्स ऑल थ्रू दिस पीरियड, इट राइट। स्टॉप्ड फॉर्मिंग हायर बॉटम अराउंड हियर। और ये लगभग यहाँ पर मैंने शायद इसको एग्जिट किया था, इफ आई रिमेम्बर 2008 के क्रैश में, जब देखिए हम्म बाकी सब कुछ गिर रहा था। तो हम्म पैसा रेस करने के उद्देश्य से भी, और साथ ही बिकॉज दिस वाज गिविंग मी एन एग्जिट, आई एग्जिटेड इट अराउंड हियर। देन इट वेंट डाउन, एंड देन आई बॉट इट अगेन एट अराउंड सिमिलर लेवल, थोड़ा ऊपर खरीदा होगा। और उसके हम्म बाद इसको मैंने काफी वक्त तक रखा, एंड देन आई एग्जिटेड इट अराउंड हियर 20-1 हजार हम्म रुपए के आसपास।
तो देखिए आप ये देखिए, दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ स्टॉक, दिस इज अ ट्रेड दैट वेंट वेरी वेल। बट लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि देखिए एक ट्रेड चलाने के लिए 4 ऐसे ट्रेड पर आपको दाव लगाना पड़ता है जो नहीं चलते हैं। तो सही बात। हर स्टॉक नहीं होता है, लेकिन एक भी स्टॉक माइको हो जाता है आउट ऑफ द 5 दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन और द 4 दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन योर होम। तो एक चीज जो देखिए इन्वेस्टिंग में हाइपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जरूरी है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल योर स्टॉक्स टू डू वेल। इफ यू एक्सपेक्ट दैट देन योर एक्सपेक्टेशंस आर वे टू हाई एंड यू आर इन फॉर डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि देखिए ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपके सारे शेयर चल जाएंगे। लेकिन अब आप देखिए, अब यहाँ पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पैसे मैंने ये जो मान लीजिए हम यहाँ पर इस पॉइंट पर खरीद रहे हैं एट 800 रुपीज एंड यू आर एबल टू, मोटा मोटी मैंने देखिए एक्सेप्ट फॉर दिस ब्रीफ पीरियड व्हेन आई एग्जिटेड एंड आई री एंटर्ड, इसको एक बार भूल जाते हैं और मानते हैं कि हमने पूरे इस पीरियड में इसको होल्ड किया। अगर आप यहाँ पर भी निकले 20,000 रुपए पर, 17,000 रुपए पर, तो आप देखिए लुक एट द रिटर्न ऑन कैपिटल दैट यू बीन एबल टू जनरेट। प्लस आप ये देखिए कि इस एक ट्रेड ने आपको बल दिया 5 और स्टॉप लॉसेस बर्दाश्त करने का, 6 और स्टॉप लॉसेस लेने का। तो बाद में चलकर के 800 रुपए देखिए, इट्स गिवन यू 20 टाइम्स रिटर्न। तो बहुत मैसिव अपसाइड क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये मेरे पोर्टफोलियो में ओवरवेट हो जाएगा। और जैसे जैसे इसमें अगर 10% की भी वृद्धि होगी तो जो पैसा मैंने इनिशियली लगाया था वो पूरा 10% की वृद्धि से ही एक एक दिन में ही वो पैसा पूरा वापस आ जाता है। तो इसके लिए क्या है कि यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। नंबर 2, यू हैव टू चूज योर स्टॉक्स वेरी वेरी वाइजली। तो मैंने देखिए हमेशा ये एक्सपेरिमेंट मेरा सफल रहा, तो उसके बाद एक देखिए क्या होता है कि जहां आपको सफलता मिलती है वहीं पर आपकी रुचि ज्यादा बढ़ जाती है। तो व्हेन आई गॉट दिस विद माइको, आई गॉट इंटरेस्टेड इन एमएनसी स्टॉक्स, और फिर मैंने इन सभी एमएनसी स्टॉक्स को देखना शुरू किया। कम लोग इसको देखा करते थे क्योंकि बहुत महंगे दिखते हैं ये। आप अगर जैसे आज भी इसका 13,000 रुपए का भाव देखेंगे तो ये स्टॉक आपको बहुत महंगा लगेगा ऑप्टिकली, और आप सोचेंगे भाई 13,000 रुपए का शेयर क्यों खरीदें, क्यों ना हम लोग 5 रुपए में कोई और 10 रुपए वाला स्टॉक खरीदें या 20 रुपए वाला खरीद लें। अब लोगों में एक एक्सेप्टेंस हो गई, 100-200 का स्टॉक भी लोग खरीद लेते हैं, लेकिन अभी भी 1,000 रुपए से ऊपर का स्टॉक खरीदना पड़े तो थोड़ा सा उसमें जोर लगता है। और फिर 10,000 से ऊपर का स्टॉक खरीदना तो वाकई में मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल। बट एक चीज मैं आपको बताऊं कि क्वालिटी नेवर कम्स चीप। तो अगर आप स्टॉक अच्छा खरीद रहे हैं तो और यू विल हैव टू पे अ स्लाइटली हायर प्राइस फॉर इट। इट विल सीम हायर बट इट मे नॉट एसेंशियली बी हायर, क्योंकि आप देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स इशूड कम हो सकते हैं, तो वैल्यूएशन वाइज हो सकता है 13,000 का शेयर भी बहुत सस्ता हो और 13 रुपए का शेयर भी बहुत महंगा हो। तो ये जो चीज है, दिस इज द चार्ट फॉर बॉश लिमिटेड, जो अब बॉश हो गया, उस समय माइको होता था। और इसके अलावा देखिए बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं विच आई बॉट अराउंड द सेम टाइम। और देखिए मैंने जो सबसे ज्यादा एमएनसी स्टॉक्स खरीदे वो 2014 में खरीदे हैं। तो 2013-14 में क्या है, जब वो ब्रेकआउट हुए बहुत सारे स्टॉक्स में, एमएनसी स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स हुए। तो देखिए इसमें एक चीज, एक चार्ट और देखते हैं, काफी मेरे दिल के करीब है, स्टॉक दैट आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन टू इज कॉल्ड हनीवेल। सो ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये सब स्टॉक्स आप? बिकॉज ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक नॉर्मल इंसान के लिए, ये सब स्टॉक्स पकड़ना। हाँ देखिए इसके लिए बहुत सिंपल से रूल्स हैं। देखिए सबसे पहले तो ऐसा करें कि पूरा बाजार ना देखें। There are about 6,000 or 7,000 stocks. I don't really know the real number, but I think there are in excess of 7,000 stocks listed. तो अब देखिए 7,000 शेयर तो आप ट्रैक नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। आपको फोकस करना है ऑन दोज, पहले तो उसमें एलिमिनेशन करना है एंड एलिमिनेटेड टू S&P 500 स्टॉक्स। तो एक क्या होगा कि भाई जो टॉप 500 है आप वहां तक पहुंच जाएंगे, 6500 शेयर उसमें से निकल जाएंगे, तो आपकी जो काम है वो बहुत कम हो जाएगा। नाउ यू फोकस्ड ऑन दैट ग्रुप। उसमें भी देखिए उन स्टॉक्स पर फोकस करें जिन स्टॉक्स में जिनका नाम आपने सुना हुआ है। दिस इज फॉर एन एवरेज पर्सन। इफ यू आर एन एक्सपर्ट, यू नो मोर अबाउट स्टॉक्स, यू रीड अ लॉट, या आप किसी कंपनी के बारे में पूरी तह तक जा सकते हैं, उस तरह का आपके पास वक्त है, पेशेंस है, समझ है, तो देन इट्स वंडरफुल। बट इफ यू डोंट हैव इट, देन फॉर एन एवरेज पर्सन मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि भाई देखिए उन स्टॉक्स पर फोकस करें जिन स्टॉक्स को जिनका आपने नाम सुना हुआ है। तो जिन कंपनीज का आपने नाम सुना हुआ है, जिनके बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में आपको ठीक ठाक जानकारी है। अगर आप कहें विवेक जी, तो एक आपको छोटा सा एनेक्डोट देता हूं कि अराउंड द सेम टाइम ये जो स्टॉक है हनीवेल ऑटोमेशन, आई बॉट दिस इन 2000। पहले भी मैंने खरीदा था, एक बार बेच दिया था, और उसके बाद ये रियल ट्रेड, द वन दैट आई एम होल्डिंग नाउ, आई बॉट इन 2014। तो मेरे एक यहाँ दिल्ली में एक बहुत एक इन्वेस्टर मित्र हैं,
और वो बहुत वक्त से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। वो इंजीनियर हैं बाय ट्रेनिंग एंड प्रोफेशन, एंड ही अंडरस्टैंड्स इंजीनियरिंग कंपनीज वेरी वेल। तो उनका देखिए लाइफ की एक बहुत छोटी सी उन्होंने मुझे कहानी बताई। वो कहते हैं भाई मैं जो उनका घर है पुराना, उसमें जो राफ्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि राफ्टर्स वो जो बीम्स लगी रहती हैं पुराने घरों में, तो आप देखेंगे वो उन्होंने देखा कि वो जो राफ्टर है, यानी कि जो बीम लगी रहती है पुराने घरों में, वो शायद कंक्रीट का नहीं होता था और वो नीचे से लोहे की सलाखें ऐसे राफ्टर्स लगाए जाते थे। तो उन्होंने देखा कि उनके जो घर के राफ्टर्स हैं वो ब्रुक बॉन्ड के जो चाय की पैकिंग है उसके लकड़ी के राफ्टर्स बनाए हुए हैं। तो उन्होंने देखिए छोटा सा डिडक्शन निकाला, उनका जिस कंपनी की पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि वो राफ्टर में काम आ सकती है, तो उस कंपनी का प्रोडक्ट कितना अच्छा है और उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ कितनी अच्छी हो सकती है। तो देखिए बहुत कॉमन सेंसिकल अप्रोच है टू डिसाइडिंग ऑन व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। और जिस तरह देखिए हमें किसी इंसान की परख करने के लिए विवेक जी कोई बहुत ज्यादा, एक बार आप किसी से मिलेंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके भाव भाव से, उनकी शक्लों से, हम इंसानों को एक गिफ्ट होता है कि हम ऑटोमेटिकली पहचान जाते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, एक सेंस हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही स्टॉक्स के बारे में भी मैंने ये देखा है कि जिन लोगों को टेक्निकल्स और मार्केट्स का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, उनका भी सेंस कि कंपनी अच्छी है या बुरी काफी अच्छा होता है, काफी इवॉल्व होता है। और उसके बावजूद भी कभी आपके हाथ में कोई गलत शेयर लग भी जाए तो भी निकलने का रास्ता हमेशा पहले देख करके चलना चाहिए। तो देखिए मैंने ये हनीवेल ऑटोमेशन 2012-13 के इस कंसोलिडेशन के बाद ये एक पीली लकीर अगर आप चार्ट पर देख पाए, दिस इज 2950, तो 2950 रुपए पर मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मैं बहुत अरसे से देख रहा था, 2010 से लेकर के 2014 तक आपने देखा द स्टॉक वाज फेसिंग दिस लेवल। अब देखिए जब इस तरह का बहुत ही लॉन्ग प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन देखते हैं तो उसका जब इम्पैक्ट है तो वो बहुत ड्रामेटिक होता है और बहुत बड़े समय तक स्टॉक ट्रेंड में रहता है। तो ये जो चीज है इसको मैंने नोटिस किया, ये ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट जब आया, आप देखिए ये मजे की बात है कि जब ये ब्रेकआउट आया उस समय जो दाम मुझे मिला था वो 4000 का था। ऑल्दो आई सॉ दिस ब्रेकआउट एट 3000 बट आई वाज एबल टू ओनली एट 4000, क्योंकि देखिए मैं तो इंतजार करूंगा पूरा ब्रेकआउट आने का, और उसी महीने वो शेयर इतना बढ़ गया तो जब तक वो मुझे मिला तब तक 4000 रुपए के ऊपर हो गया, तो मेरी खरीद की कीमत 4000 हो गई। अब देखिए ये जो चीज है इसको देखकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, कहते हैं भाई हमने तो 3000 पे देखा था, अब 4000 पे भला कैसे लें, अब नीचे आएगा तो लेंगे। अब देखिए अगर ऐसा सोचा होता है तो ये मौका मेरे हाथ से निकल गया होता। तो द आइडिया है कि वंस यू गेट दिस ब्रेकआउट एंड यू आर श्योर कि ये ब्रेकआउट आ गया है, तो आप देखिए उसके बाद इसमें हायर बॉटम्स की श्रृंखला टूट है, स्टॉक लगातार ट्रेंड में है। Look at the magic it has created. It's at 29,000 and I'm still holding. तो आप देखिए look at the time involved. This is 2014 जब मैंने खरीदा था और आज 2020 है, तो 6 सालों में this stock has gone almost 7 times from where I got, maybe 6 times. तो 6 से 7 गुना का रिटर्न अभी इसमें आ रहा है। तो देखिए ये जो मूव है इसको स्पॉट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक और टेल साइन है इस तरह के कंसोलिडेशन का, और वो है कि अगर आप देखिए बहुत प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन होता है तो उसमें देखिए केवल वही बचता है स्टॉक में जिसका उस स्टॉक को लेकर बहुत ज्यादा कन्विक्शन होता है। तो आमतौर पर ये जो लंबे कंसोलिडेशंस हैं ये इसलिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि इसमें जो भी वीक हैंड्स हैं वो सारे विन आउट हो जाते हैं और केवल वही बच जाते हैं जो कि उस स्टॉक को लेकर दे आर 100% श्योर, सो दे आर द इन्फॉर्म्ड पीपल हु आर इन्वेस्टेड। दूसरी एक चीज कि आप ये देखिए, लुक एट दीज ह्यूज वॉल्यूम बार्स। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये आपको बताती है कि यहाँ पर एक वॉल्यूम एक्शन हुआ है। इस स्टॉक में एक महीने में मामूली 50-60 हजार शेयर्स का कारोबार होता था उस जमाने में, और आज भी शायद उतना ही होता है। लेकिन ये वो 2 महीने हैं जब आपने देखा कि 8-9 लाख शेयर्स का कारोबार एक महीने में हुआ। एंड दिस टेल्स यू दैट somebody probably got in here। और ये जो लोग होते हैं देखिए जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत लंबी अवधि के निवेशक होते हैं। दे कैन वेल वेट फॉर 7-8 months बिफोर दे सी एनी इंप्रूवमेंट इन प्राइस। तो 7-8 महीने तक शेयर चुप रहता है और फिर जैसा आपने यहाँ देखा कि एक बड़ा ब्रेकआउट होता है और फिर स्टॉक देखिए कैसे रॉकेट हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक और है विवेक जी, जो मैं बहुत बार कहता हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स को भी और सभी लोगों को जो भी मुझे मिलते हैं कि भाई देखिए इंपॉर्टेंट चीज is very easy to get in. Lot of people got in probably around the same time। लेकिन फिर क्या होता है कि हल्का सा प्राइस बढ़ा नहीं कि ये जो प्राइस बढ़ के जो प्रॉफिट आने लगता है इसका जो टेम्पटेशन है
वो इतनी ओवर पावरिंग हो जाती है कि आप इससे निकल आते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जो सफलता मुझे ट्रेडिंग में मिली है उसकी असली वजह ये स्टॉक सिलेक्शन नहीं है, बल्कि प्रॉफिट को रेजिस्ट करने की क्षमता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू गेट इन एट द राइट टाइम यू मस्ट बी पेशेंट इनफ टू होल्ड ऑन टू इट। और उसके लिए देखिए एक मैं आपको नुस्खा बताता हूं, अगर आपसे प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं हो रहा हो तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप क्वांटिटी बहुत छोटी रखें। देखिए अगर क्वांटिटी बड़ी होती है तो प्रॉफिट भी बहुत बड़े होते हैं, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। आपकी क्वांटिटी यूनिफॉर्म होती है और क्वांटिटी छोटी होती है, तो आपसे वो धीरे धीरे करके बर्दाश्त करने की क्षमता आप में विकसित हो जाती है। और उसके बाद क्या है, यू आर एबल टू रेजिस्ट प्रॉफिट्स मोर इफेक्टिवली। एंड दिस इज सीरियस स्टफ। मतलब आप देखिए, ये कहना बहुत आसान है, करना बेहद मुश्किल है। और मैं ये जानता हूं क्योंकि ये मैंने खुद अनुभव किया है कि इट इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड टू डू इज टू रेजिस्ट अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो देखिए अभी तक स्टॉक आप देख रहे हैं लगातार एक तरफा चल रहा है, तो यहां तक तेजी रही। और देखिए जरूरी है कि अच्छे शेयर से निकलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आप देखिए स्टॉक्स में चढ़ना जरूरी है। तो कई बार देखिए क्या होता है, और ये एक और बहुत बड़ा बायस है जो कि ट्रेडिंग में सभी को फेस होता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होता है, कि कई बार क्या होता है कि स्टॉक बहुत अच्छा होता है, आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, पैसा भी अच्छा बनता है, फिर उसमें चार्ट्स पर एग्जिट आने लगता है, बट आपको लगता है यार ये तो इतनी अच्छी कंपनी है, इसको कैसे बेच दें, या इसने तो मुझे इतना रिटर्न दिया, इसको और थोड़ा रख लें, कहीं ऐसा ना हो ये तो वापस ऊपर चला जाता है। तो ये जो मानना है कि आप निकल नहीं पाएंगे, देखिए यू हैव टू एग्जिट द स्टॉक एट द राइट टाइम, नो मैटर हाउ गुड द स्टॉक बी। तो आपको निकलना तो पड़ेगा, और निकलने के लिए प्रिंसिपल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। और जब आप निकलें तो कोई मलाल नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए आप निकल गए और उसके बाद स्टॉक वापस बढ़ गया, जैसे मैंने अभी आपको बॉश के एग्जांपल में दिखाया था, तो आपको वापस चढ़ना पड़ेगा। तो देखिए एक स्टॉक और देखते हैं विवेक जी, और ये स्टॉक है कैस्ट्रॉल, जो कि कैस्ट्रॉल है। और कैस्ट्रॉल भी एक जमाने में इट्स एन एमएनसी स्टॉक दैट मेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। हालांकि देखिए मैंने कैस्ट्रॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया कभी भी, एंड मतलब कभी मैंने छोटी मोटी ट्रेडिंग जरूर की होगी, या 1-2 महीने 6 महीने रखा होगा, बट मैंने कभी इसको बहुत लंबे वक्त तक नहीं रखा, प्रॉब्ली बिकॉज आई मिस्ड दिस मूव, जो इनिशियली इसमें मूव आया था। और मेरी राय में एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है, तो जो आपके दर्शक चार्ट्स देखना जानते हैं वो पहचान जाएंगे कि देयर इज दिस वंडरफुल कॉपी बुक पैटर्न दैट गॉट फॉर्म्ड हियर, एंड देन देयर वाज दिस ब्रेकआउट इन 2009। और उस समय समय इतना खराब था, जैसा अभी आप शुरू में कह रहे थे विवेक जी कि इस रैली पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल 2008 में भी जब तेजी बनी थी, उस समय किसी को ये यकीन नहीं था कि ये तेजी चलेगी। उसी से पहले हमने सत्यम का बहुत बड़ा स्कैम देखा था, बाजार ने 2500 का लो लगाया था, तो बहुत ही निराशा उस समय थी। तो अगर आप उसको उस समय के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आज तो हाइंडसाइट का बेनिफिट है, हमें सब दिख रहा है कि स्टॉक ऐसे ऐसे बढ़ गया, लेकिन एक बार अपने आप को उस जगह रख के देखिए, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम देयर वाज दिस ब्रेकआउट, और उसके बाद आप देखिए कि दिस स्टॉक वेंट अप ऑल दिस थ्रू दिस पीरियड, इट केप्ट गोइंग अप and it finally broke down on the charts around this level at 190। तो आपने देखा कि it could be a tremendous company, इसमें 3 बोनसेस भी आए हैं बीच में, लेकिन ये वो एक पीरियड है जहां पर के आपको चार्ट से निकल जाना चाहिए। और फिर देखिए वहां से अब ये स्टॉक लगभग 40% नीचे, 30% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये वो मौका है जहां पर आपको निकलना चाहिए। अब अगर आप नहीं निकल पाए तो फिर निकल पाना मुमकिन नहीं रह जाता, क्योंकि आपको लगता है मैंने तो इतना इंतजार किया, स्टॉक तो देखिए 300 तक गया, लेकिन मैं नहीं निकल पाया, तो चलिए कोई नहीं, अब इसको रख लेते हैं, जब इसका रेट वापस आएगा तब निकलेंगे। तो ये जो चीज है ये बहुत खतरनाक साबित होती है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं विवेक जी, स्पेशली पीपल हु आर मोर ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस साइड ऑफ द मार्केट, तो वो क्या करते हैं, भी स्टॉक खरीद तो लेते हैं बहुत अच्छे समय पर, या इनफैक्ट हमसे भी बेहतर समय पर। मैं और आप मतलब जो टेक्निकल्स देख रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, दे वेट फॉर अ ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट्स अकर मच लेटर। फंडामेंटल एनालिस्ट स्टॉक को बहुत कम वैल्यू पर खरीद लें, लेकिन जब स्टॉक बढ़ने लगता है तो एग्जिट्स टिपिकली आर वन ऑफ देयर स्टिकिंग पॉइंट्स, एंड दिस इज समथिंग व्हिच टेक्निकल एनालिसिस मेक्स अप फॉर, कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हैं तो आपकी जो एग्जिट है वो बड़ी शानदार हो जाती है, और अगर आप उसको पूरे शिद्दत के साथ फॉलो करें। तो यहाँ पर नियम क्या है कि आपको पूरी तरह से अपनी कैपिटल का ख्याल रखना है, डाइवर्सिफाई करना है अक्रॉस डिफरेंट स्टॉक्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Choose high quality stocks, high quality,
हाई क्वालिटी, अगर आपको क्वालिटी को लेके क्लैरिटी नहीं है, जाने दीजिए, जाने दीजिए उस स्टॉक को। जहां पर आपको नहीं पता है और आप नहीं पता लगा पा रहे हैं, छोड़ दीजिए स्टॉक को, ट्रेड करें। ट्रेड ओनली इन द नेम्स दैट यू आर फेमिलियर विद, बाय ओनली स्टॉक्स दैट यू नो अबाउट। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक सिलेक्शन इंप्रूव हो जाएगा। एक और दो मापदंड है मेरे छोटे से स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, दिस इज अवे फ्रॉम टेक्निकल्स। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जिस स्टॉक में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है या जो पूरी तरह सरकारी कंपनियां हैं, देखिए बहुत सारे पेच होते हैं, इट्स वेरी ट्रिकी। कंपनियां बहुत अच्छी हैं, नवरत्न कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज ने बहुत वैल्यू भी क्रिएट की है, लेकिन मैंने अपने इन्वेस्टमेंट में कभी भी किसी सरकारी कंपनी में निवेश नहीं किया, क्योंकि मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, और वहां पता नहीं कब क्या सरकारी पॉलिसी आ जाए। तो एक तो उन कंपनी से थोड़ा बच के चलना चाहिए, और दूसरा देखिए ऐसी कंपनियों से आपको दूर रहना चाहिए जहां पर क्या आपको पता है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन प्रमोटर्स का है, और जो बहुत विख्यात हैं, जो आपको पता है भी पॉलिटिक्स में भी बहुत इनका दखल है, तो उन कंपनी से भी थोड़ा सा बच के चले। तो अगर वहां पे भी देखिए क्या होता है, वैल्यू तो बहुत बनती है, कई सारे स्टॉक्स हमें पता है जिनमें बहुत मैसिव वैल्यू ओवर द इयर्स क्रिएट हुई है, लेकिन वहां खतरा भी होता है। और फॉर एन एवरेज पर्सन जिसको उतना ज्ञान नहीं होता, जिसका रिफ्लेक्सेस इतने नहीं शार्प होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप फंस जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी के लिए देखिए, ऐसा नहीं कि सारी एमएनसी कंपनियां बहुत अच्छी हैं या सभी में आपको बिना आंख बंद करके खरीद लेना चाहिए। बहुत सारी एमएनसी कंपनियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन चलती ही नहीं है। तो आपको ये देखना है कि जहां पर ब्रेकआउट हो, चार्ट में मोमेंटम हो, मेजर लेवल्स के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा हो, साथ ही उसमें एक हायर बॉटम्स की ट्रेजेक्टरी हो, तो उन स्टॉक्स को वक्त पर खरीदना है और फिर लंबी अवधि के लिए तैयार रहना है। बहुत सही। आई थिंक इससे इससे साधारण, इससे सिंपल नहीं हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम कितना स्टॉक कोई भी एक इंडिविजुअल को इस तरह का ट्रैकिंग में डालना चाहिए, तो एक अप्रोक्सीमेट क्या नंबर रहेगा आपके लिए? देखिए, मैं अपना नंबर बताता हूँ। देखिए, मैं विवेक जी कोई 700 शेयर्स ट्रैक करता हूँ एक्टिवली, जिसमें कि देखिए कई सारे स्टॉक्स तो हम लोग ट्रेडिंग के लिए ट्रैक करते हैं, तो उनके ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी देखते हैं, लेकिन एसेंशियली 700 टू 800 स्टॉक्स में देखता हूँ। बट इट इज बिकॉज दिस इज माई फुल टाइम जॉब। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने दफ्तर से आके थके हारे भाई शाम को या कभी हफ्ते में एक बार चार्ट्स देख पाते होंगे, तो उनके लिए, सबके लिए मेरी राय ये है कि आप जो है, अगर आप केवल 200 स्टॉक्स भी ट्रैक कर रहे हैं फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में तो 200 शेयर भी ट्रैक करना बहुत बड़ी बात है, और वो आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप 200 शेयर्स का एक बास्केट, एक यूनिवर्स अपने लिए डिसाइड कर लेते हैं और केवल उन्हीं 200 शेयर्स को ट्रैक करते रहते हैं, तो भी मुझे लगता है कि आपको जितने आपको चाहिए उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और बहुत कमाल की मिलती है। राइट। तो ये 200 स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? इसको टॉप डाउन करें, सेक्टर पहले आइडेंटिफाई करें, उसके बाद स्टॉक्स में जाएं, या बॉटम अप करें? नहीं, देखिए सेक्टर से कुछ लेना देना नहीं है। एक ही सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, कुछ बहुत परफॉर्म करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो मेरी अप्रोच कभी भी टॉप डाउन नहीं रही है, मेरी हम अप्रोच हमेशा बॉटम अप रही है, स्टॉक स्पेसिफिक रही है। तो मेरा ये कहना है कि आप ऐसा करें कि सबसे पहले तो S&P 500 की एक सूची निकाल लें, जिसमें कि 500 टॉप कंपनी। अच्छा, ठीक है। इसमें देखिए कंपनियां ऐसी हैं जहां पर के जो निफ्टी का कंपोनेंट है, यानी कि निफ्टी का हिस्सा है, ये जो बहुत दिग्गज और बड़े ब्लू चिप्स होते हैं, इसमें ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो अगर आप देखिए बहुत ही पैसिव रिस्क अवर्स ट्रेडर हैं, तो जरूर निफ्टी के स्टॉक्स को भी ट्रैक करें। लेकिन अगर आप थोड़े से ट्रेडर ऐसे हैं जो आप मानते हैं कि भाई आपको ग्रोथ चाहिए, तो आप निफ्टी के स्टॉक्स को छोड़ करके बाकी स्टॉक्स में ध्यान दें। तो 500 शेयर में से 50 देखिए हमने निफ्टी के हटा दिए, और 450 शेयर की सूची बन गई। अब इस 450 में से 200 चुनना इतना मुश्किल नहीं है। इसमें भी देखिए कई सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो बहुत ही लिक्विड हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता है, आपने कोई कहानी पढ़ी थी, कहीं कोई न्यूज पढ़ी थी कि इसमें कोई स्कैम चल रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहीं पर कोई नोटिस आया है, आपने जरूर कुछ ना कुछ सुना होगा। तो उन कंपनीज को हटा दें। जहां पर आपको लगता है नहीं ये पाक साफ हैं, ये कंपनियां ऐसी हैं जिनके बारे में आपने कुछ भी ऐसा गलत सुना नहीं है, जिनके उत्पाद, उनके प्रोडक्ट्स आपने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, इस्तेमाल किए हैं, और कंपनी को लेकर आपको ठीक ठाक भरोसा है, उसके बाद देखिए चार्ट्स। देखिए जो असली महिमा है विवेक जी, वो इन चार्ट्स की रीडिंग में है। बहुत सिंपली इन चार्ट्स को देखिए, ऑल्दो देखिए आप इसको और बहुत व्यवस्थित कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा मकसद क्या है कि मैं केवल आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप बहुत प्रिलिमिनरी एनालिसिस भी करते हैं, तो यू कैन मेक सीरियस मनी। इफ यू गेट डीपर इनटू इट एंड इंप्रूव योर गेम,
देन ओनली स्काई इज द लिमिट। बट अगर आप इसको बहुत प्रिलिमिनरी भी देखते हैं तो भी यू कैन सी कि भाई ये स्टॉक इस तरह से ट्रेड कर रहा है और यहाँ इससे निकल जाना चाहिए। फिर शायद शेयर कितना भी अच्छा हो, कितना भी खराब हो, अगर मान लीजिए कभी से आपने गलत कंपनी खरीद भी ली, तो भी देखिए एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस है, आपकी क्वांटिटी बहुत ही छोटी है, आप वो छोटा सा नुकसान देंगे और बाहर आ जाएंगे। आपने 5 शेयर खरीदे होंगे, हो सकता है 2 या 3 में ऐसा हो जाए, लेकिन जो 2 आपके पास स्टॉक्स ऐसे होंगे जो कि परफॉर्म कर जाएं, तो दे विल मोर देन मेक अप फॉर दो स्मॉल लॉसेस दैट यू गेट। सही है, सही है। अच्छा कुणाल जी, एक कंसेप्ट है स्विंग ट्रेडिंग का, जो काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं और कहते हैं कि स्टॉक जो है वो एक पर्टिकुलर स्विंग पैटर्न पे वर्क करता है, चाहे वो लंबी अवधि का स्विंग पैटर्न हो सकता है, छोटी अवधि का स्विंग पैटर्न हो सकता है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा अपनी भाषा में थोड़ा समझाइए ना। देखिए जैसे अब ये ट्रेंड चार्ट आपके सामने है विवेक जी, आप देख रहे हैं कि इस चार्ट का एक ट्रेंड है। ये स्टॉक हम देख रहे हैं कैस्ट्रॉल, और इसका अगर मैं ट्रेंड कहूं तो मैं कहूंगा कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मेजर पीक्स हैं सारी लोअर बन रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफा नीचे ही स्टॉक जाता रहा हो, इसमें समय समय पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ के मूव्स आते हैं। ये जो एक तरफ का मूव है, जैसे अगर आप यहां से यहां तक का मूव देखें तो ये एक स्विंग है, ये एक ऊपर की तरफ का स्विंग है और फिर ये एक नीचे की तरफ का स्विंग है। यहां से यहां एक स्विंग रहा, फिर एक स्विंग ऐसे नीचे और फिर एक स्विंग ऊपर, फिर स्विंग नीचे। तो ये जो स्विंग्स छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं ट्रेंड के, इनको स्विंग्स कहा जाता है। तो अब देखिए स्विंग ट्रेडिंग की फिलॉसफी क्या है कि आप ट्रेंड को एक ओर रख करके केवल अगर इन स्विंग्स को कैप्चर करने का प्रयास करते हैं, आप कहते हैं मुझे ट्रेंड से कोई सरोकार नहीं है, मैं कोई बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हूं, आई एम ओनली ट्राइंग टू कैप्चर अ सिंगल वन साइडेड यूनिलैटरल स्विंग, सो यू बिकम अ स्विंग। और स्विंग ट्रेडिंग की खूबसूरती क्या है कि इसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, यानी कि आपने अभी स्टॉक खरीदा, अभी के अभी आपको नतीजे देखने को मिलते हैं, और एक नए ट्रेडर के लिए ये बहुत कंफर्टिंग फीलिंग होती है। क्योंकि देखिए अभी देखिए जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि 2012 में खरीदा और फिर आज 2020 में मैं उसके फल आपको दिखा रहा हूं, लेकिन दिस इज लॉन्ग टर्म, दिस रिक्वायर्स पेशेंस, कन्विक्शन एंड बिलीफ, जो कि आमतौर पर आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग इज समथिंग जहां पर कि आपने अभी शेयर खरीदा, 4 दिन बाद उसका मुनाफा आपको दिख रहा है, 3 दिन बाद दिख रहा है, 4 दिन बाद दिख रहा है, और आप कंटिन्यूस बेसिस पर अगर प्रोफेशनली और साइंटिफिकली स्विंग ट्रेड करते हैं तो यू कैन मेक सीरियस मनी। सो दिस इज अ वंडरफुल वे टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। और मेरा ये लगातार लोगों का कहना है कि जो ट्रेडर नई नई ट्रेडिंग सीखना चाहता है उसको शुरुआत हमेशा स्विंग ट्रेडिंग से करनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा विवेक जी ये होता है कि आप मंच जाते हैं एज अ ट्रेडर, यू बिकम अ मोर सीजन्ड ट्रेडर, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारे ट्रेड्स लेने पड़ते हैं। एक एवरेज स्विंग ट्रेडर एक महीने में कोई 50 से 60 ट्रेड, कई बार 100 ट्रेड्स भी ले लेता है। जब आप 100 ट्रेड एक ही लॉजिक पर लेते हैं तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी क्रिएट होती है, जो कि एज अ ट्रेडर टेक्स यू लॉन्ग डिस्टेंस। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ राइट ऑफ पैसेज फॉर ऑल ट्रेडर्स टू स्टार्ट विद स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग कमाल की चीज है, इसमें बहुत लो रिस्क होता है, और इसको अगर कायदे से किया जाए, अब देखिए इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं। लोग एक ही ट्रेड में अपना सारा पैसा झोंक देते हैं और फिर बहुत नुकसान करते हैं। कई लोग बिना किसी लॉजिक के स्विंग ट्रेड कर लेते हैं, कई बार इंट्राडे ट्रेड सफल नहीं हुआ तो उसको स्विंग ट्रेड मान लेते हैं। तो अगर इस तरह से करेंगे तो देखिए कोई नतीजा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनली करेंगे, सीखने के बाद करेंगे, तो आई थिंक दिस कैन बी अ ट्रेमेंडस वे टू अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस। ओके, और इंट्राडे ट्रेड क्या होता है? वो भी तो एक तरीके का स्विंग ट्रेड ही है। हाँ, देखिए आमतौर पर, हालांकि देखिए स्विंग्स तो इंट्राडे चार्ट्स पर भी विवेक जी होते हैं, और स्विंग्स मंथली वीकली चार्ट्स पर भी होते हैं, जैसा अभी आप कह रहे थे। लेकिन आमतौर पर जब हम कहते हैं स्विंग ट्रेड, तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि इट इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड विच इज नॉट एग्जैक्टली एन इंट्राडे ट्रेड। तो इंट्राडे के अपोज्ड दिस इज अ स्लाइटली मोर पोजिशनल ट्रेड, जो आम भाषा में हम स्विंग ट्रेड से समझते हैं। लेकिन इंट्राडे में भी स्विंग्स होते हैं, और इंट्राडे में भी आप सेम कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके इंट्राडे स्विंग्स को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं तो आमतौर पर जो उससे समझ आता है, दैट इज अ स्लाइटली मोर 3 to 5 days पोजिशनल ट्रेड। तो कुणाल जी, इसका मतलब ये हुआ कि स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमाओ और लंबी अवधि का मंथली चार्ट देके उस पैसे को वेल्थ में कन्वर्ट करो। एम आई राइट?
बिल्कुल, दिस इज वंडरफुल। देखिए, दिस इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स अगर आप ऐसा कर पाए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं विवेक जी जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ना उनके पास वक्त है, ना उनके पास एनर्जी है, टाइम है, और भी कुछ व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, नहीं करते हैं। आप स्विंग ट्रेडिंग करें या नहीं करें, आपको इन्वेस्टिंग तो करनी ही चाहिए, और जो वेल्थ आप इन्वेस्टिंग से क्रिएट कर सकते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मुझे लगता है कि हालांकि देखिए स्विंग ट्रेडिंग जैसे कोई और तरीका नहीं है, तो वी विल डिस्कस दैट व्हेनेवर वी गेट अ चांस। बट जो इन्वेस्टमेंट है वो सबको करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है विच इज वेरी एक्सेसिबल, विच इज वेरी इजीली डूएबल, एंड इट कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। एंड मैंने ये होते हुए देखा है, खुद महसूस किया है, तो मैं वही विश्वास लोगों को देना चाहता करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो इन्वेस्टमेंट की जब आप बात कर रहे हैं तो टिपिकली लोग, जैसे कि आपने कहा, कि काफी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को, क्योंकि फंडामेंटल जब बात आती है वहां पर कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज यूज होती ही है, विच इज बट ऑब्वियस। हूँ। फॉर दैट मैटर टेक्निकल्स में भी आप कॉम्प्लेक्सिटी जितना लाना चाहें उतनी ला सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर आप जी देख रहे हैं इसमें कोई 300 से ज्यादा इंडिकेटर्स हैं, तो जी। आप चाहें जितना कॉम्प्लेक्स इसको बना सकते हैं। बट हम्म कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी ब्रॉट इन ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो मैं ये नहीं कहता हम्म कि आप बहुत सिंपल सिस्टम यूज करें, आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज करें, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी तभी लाएं जब उसका इस्तेमाल हो, उसका कोई फायदा हो, वो कुछ वैल्यू आपके सिस्टम में ला रही हो। कई बार देखिए मुझे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं, उनकी आप चार्ट देखें तो उस पर कोई 200 इंडिकेटर्स डले हुए होते हैं। अब आप उनसे पूछेंगे ये इंडिकेटर क्यों डाला है, तो कहते सर ऐसे ही डला हुआ है, ये भी ऐसे ही डला है, ये भी मैं कभी कभी देखता हूँ। तो देखिए बिकॉज दे आर नॉट वेरी श्योर कि वो देख क्या रहे हैं, इसीलिए विवेक जी उस तरह के परिणाम नहीं आ पाते। तो सर, कभी आपने चार्ट के साथ फंडामेंटल डेटा को क्लब करके कुछ मॉडल बनाने की कोशिश की है, और की है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए मैं विवेक जी, ऑल्दो आई हैव माय most of my friends, a lot of my friends I would say, are firm believers in fundamental, and I have great respect for fundamental analysis as a means to analyze. लेकिन देखिए क्या होता है कि जिस तरह आप अगर दो बोट पर सवार हो जाते हैं तो उतना सुखद अनुभव नहीं रहता है। बिल्कुल वैसा ही रहता है कि अगर आप दोनों चीजों पर रहते हैं। मुझे एक वाकया याद आता है इससे विवेक जी, कि एक समय पर यहाँ पर हमारे दिल्ली में एक पीएमएस था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, और वो काफी अच्छी चल रही थी। उन्होंने मुझे एज एन कंसल्टेंट हायर किया, और उनका ये मकसद था कि मैं उनको टेक्निकल इनपुट्स दूंगा। एंड दे हैड क्रिएटेड एन इन्वेस्टमेंट कमेटी, जिसमें कुछ 5-7 लोग थे, 3 फंडामेंटल बैकग्राउंड के थे, और एक फंड मैनेजर थे, और एक मैं टेक्निकल एनालिस्ट था। और हमारा मकसद ये रहता था कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो पहले इस समिति के द्वारा इसको देखा जाएगा, और उसके बाद अगर सही लगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक तरह की डेमोक्रेसी क्रिएट करने का उन्होंने प्रयास किया। अब इसमें देखिए होता क्या था कि जो स्टॉक टेक्निकल एनालिस्ट को, यानी कि मुझे पसंद आता था, वो फंडामेंटल एनालिस्ट को बहुत महंगा लगता था। जो स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में आज हैं विवेक जी, अगर आप उनके पी रेशोज देखेंगे तो किसी का पी 100 है तो किसी का 90 है। तो आप अगर फंडामेंटल एनालिस्ट से पूछेंगे तो कहेंगे बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड स्टॉक्स हैं। तो फंडामेंटल एनालिस्ट आपको खरीदने नहीं देते हैं। जब एग्जिट आता है तब देखिए वो पहले ही निकल जाते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट कहता है भाई नहीं रखिए अभी तो, और बहुत अच्छा मोमेंटम है और ऊपर जाएगा। फंडामेंटल एनालिस्ट कहते हैं नहीं, दिस इज मोर देन रिचली वैल्यूड, आपको निकल जाना चाहिए। तो हमेशा देखिए दोनों के बीच में टकराव रहता है इन रियल लाइफ। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि रादर देन गेटिंग इनटू अ सिस्टम जहां पर कि आप दोनों चीजों को जोड़ने का प्रयास करें, आप ये देखें कि आप मतलब भर का फंडामेंटल इस्तेमाल करें, जिससे कि आप कहीं ये ना हो कि ऐसे स्टॉक को ले बैठे हैं जिसका कोई बिजनेस ही नहीं है, जिसका प्रॉफिट ही नहीं है, और प्रमोटर का भी पता नहीं है, तो वो ना हो जाए आपके साथ। लेकिन अदरवाइज आई बिलीव, दिस इज माय ओन पर्सनल बिलीव, कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत जैसे मार्केट पे जहां पर के आप देखते हैं कि कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी एक लेवल के बाद आप एतबार नहीं कर सकते हैं, वहां पर फंडामेंटल में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, और वो तो खैर आप मुझसे बेहतर समझते हैं विवेक। नहीं, ये तो मैं टोटली एग्री करता हूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स है भारत देश के बैलेंस शीट्स को स्टडी करना और उस पर रिलाय करना, और पर्टिकुलरली उन पे क्वांटिटेटिव मॉडल्स बना के जजमेंट पास करना इज लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो एक एक मेरा, एज वी एंड दिस वीडियो, एक लास्ट, करीबन लास्ट क्वेश्चन है कि मेरा सेम स्टॉक से अगर मैं अपने दायरे के अंदर में से 50 स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जिसका बिजनेस मैं समझता हूँ, जो मुझे कंफर्ट देता है, तो क्या मुझे उन्हीं 50 स्टॉक में ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला थ्योरी पे काम करना चाहिए एज वेल एज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहिए, या मेरे दो अलग अलग स्टॉक लिस्ट होना चाहिए? बिकॉज हर स्टॉक का एक वोलेटिलिटी का पैटर्न अलग है, तरीका अलग है, तो हो सकता है कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। तो व्हाट डू यू रिकमेंड, 50 में से ही मैं करूं ना अलग अलग बास्केट बनाऊं?
नहीं, दो अलग बास्केट्स होने चाहिए विवेक जी, विदाउट अ डाउट, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड के जो स्टॉक्स हैं, जैसे अभी देखिए हम चर्चा कर रहे थे कई सारे स्टॉक्स की, एक स्टॉक का चार्ट, अगर चार्ट आप देख पा रहे हैं विवेक जी, तो मैं एक चार्ट और आपको दिखाता हूँ। एंड दिस इज द चार्ट फॉर अ स्टॉक कॉल्ड क्रिसिल, अगर आप चार्ट देख पा रहे हैं। या तो दिस इज द चार्ट फॉर क्रिसिल, और आप देखिए कि लुक एट द ड्रामेटिक अपसाइड द स्टॉक हैड, और इसमें राकेश झुनझुनवाला ने अनबिलीवेबल पैसा कमाया। यहाँ उन्होंने एंटर किया था, वॉल्यूम आप देख रहे हैं उनका जो पैरों के निशान है वो आपको ये वॉल्यूम बता रहे हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखा होता तो करीबन यहाँ पर 70 रुपए के आसपास, 100 रुपए के आसपास आपको ब्रेकआउट दिखता, और आपको जी ऐसा कई बार लगता है कि चार्ट बिल्कुल हनीवेल का है या बिल्कुल ये बॉश लिमिटेड का है, सभी की ट्रैजेक्टरी एक सी रही है। और यहाँ पर उसके बाद आप देखते हैं कि 100 रुपए का क्रिसिल बिकेम 2000 रुपीज स्टॉक। और इस पीरियड में आप देखते हैं, अगर आप इसमें ट्रेडिंग करने का प्रयास करेंगे इस तरह के शेयर में, तो ये बहुत ही इलिक्विड होते हैं। तो जितने भी स्टॉक्स अभी हमने डिस्कस किए हैं जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं और टेक्निकली बहुत साउंड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहां पर अगर आप उसमें ट्रेडिंग करेंगे तो एक तो लिक्विडिटी की बड़ी परेशानी आपको पेश आएगी, दूसरा उस तरह की इंट्राडे वॉलेटिलिटी या शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इन स्टॉक्स में नहीं होती है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अलग तरह के शेयर्स खोजने पड़ेंगे, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अलग तरह के, तो दोनों के लिए अलग अलग सूची तैयार करने की जरूरत है। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो दोस्तों, एक आपको इंफॉर्मेशन देनी थी कि छोटे अवधि का ट्रेडिंग के लिए जो स्विंग का पैटर्न होता है, जो तरीका होता है स्विंग करने का, उसपे मैंने कुणाल जी से रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप एक प्रॉपर प्रोग्राम हमारे साथ कर पाए, ताकि लोग जो अभी आ रहे हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं और प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है, तो ही हैज बीन वेरी काइंड एंड ही हैज डिजाइन्ड अ प्रोग्राम फॉर अस, जो जुलाई एंड में होगा। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम एक डिजाइन किया उन्होंने, कि जहां पर संडे वो आपको कंसेप्ट पूरा सिखाएंगे और मंडे लाइव मार्केट में देखेंगे कि वो कंसेप्ट अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो पा रहा है, तो वो लाइव आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। तो सो थैंकफुल टू यू कुणाल जी। ये एक आपने हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया, बिकॉज थ्योरेटिकली कंसेप्ट वीडियोस में समझा पा रहे हैं, बट जब लाइव मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करते हुए देखेंगे ना, तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लाइव मार्केट का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं, क्योंकि जब आपके सामने रेट बदलते हैं तो उसका जो मैजिक है, उसका जो एक्साइटमेंट है, वो तो देखते ही बनता है। तो बिल्कुल बहुत ही एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। ऑसम ऑसम। सो कुणाल जी, बार बार एक और बार रिकॉर्ड करूंगा नेक्स्ट टाइम Sure. एक और टॉपिक पे, थोड़ा और इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई लव द वे यू स्पीक। जैसे मैं आपको ब्रेक में कह रहा था कि आपकी हिंदी मुझे बहुत पसंद है, और आपको याद होगा आपने जब मिले थे मैंने कहा था कि मेरी माता जी भी सराउगी हैं, जी, तो कहीं ना कहीं हम लोग वैसे रिलेटेड भी हो गए। तो बिल्कुल। एक बार फिर आपको तंग करूंगा अगला वीडियो के लिए, कुछ नया टॉपिक, कुछ नया कंसेप्ट पे डिस्कशन करेंगे। बहुत मजा आता है आपसे बात करके, कहाँ 1 घंटे बीत गए पता ही नहीं लगा। तो देखिए बहुत मजा आया, और आप जिस तरह से सवाल करते हैं, और मुझे पता होता है कि आपको सवालों के जवाब ऑलरेडी पता है, लेकिन आप जिस तरह से सवालों के जवाब पूछते हैं, कमाल है आपका। वंडरफुल, कीप डूइंग द वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच कुणाल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अच्छा दोस्तों, कैसा लगा? मजा आया? मजा तो आना ही है, क्योंकि कुणाल जी हैं, और कुणाल ही वाज ऑसम। पहला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका भी दिया है, वो भी वीडियो देखिएगा। लाइफ कैसे जीना है एज अ ट्रेडर, उसका इससे अच्छा वीडियो मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। और ये हो गया कि कितना सरल है, मंथली चार्ट के अंदर में स्टॉक आइडेंटिफाई करो और उसको रैली, उसको कैरी करो। अमेजिंग। तो मैं तो इसको फॉलो करता ही हूँ, और मैं इसको और भी करता रहूंगा और पैसे कमाऊंगा। आप भी प्लीज पैसे कमाने पे फोकस कीजिए, वीडियो गेम मत बनाइए स्टॉक मार्केट को। अच्छा जरिया है पैसा कमाने का, उस पे फोकस करिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद कुणाल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय।